जो दूसरे तमाम लेफ्ट के भी एक दो दल हैं, उन्होंने भी यही किया और जाकर के अपने कार्यालय वापस लिए। तो ये तो साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं लोग दबे हुए थे, कुचले हुए थे और डर में थे और भय की वजह से नहीं थे। वो आक्रोश निकला, लेकिन वो हम्म। आक्रोश इस तरह हिंसा से निकलेगा, ये उम्मीद नहीं थी। बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री संदेश देते हैं कि हम जो है बदला नहीं, बदलाव करेंगे। दूसरी चीज ये भी है मुकुंद कि अभी जी। ये बात ठीक है कि 9 तारीख को शपथ लेना है। शपथ से पहले जिस तरह की अभी कंट्रोल ईसीआई के हाथ में था, इलेक्शन कमीशन के और केंद्रीय बलों के हाथ में था, कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि इसी दौरान कुछ हल्के में ले लिया गया, किसी को उम्मीद नहीं थी। अब ये दूसरा मामला जो आप बता रहे हैं चंद्रशेखर रथ का, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मामला उस हुड़दंग से अलग देखा जाना चाहिए मुकुंद, क्योंकि जी। इसको मैं मानता हूं कि जिस तरह से ये हत्या हुई है हम सब जानते हैं, हम सब ने देखा किस तरह से उनकी गाड़ी रोकी गई, किस तरह से उन पर वार किए गए और किस तरीके जो निशानेबाज थे उन्होंने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल किया है, उस गन का इस्तेमाल किया और वो जो माथे पे, सीने पे जिस तरीके से वार किए गए हैं, वो समान हुड़दंगियों के या समान किसी टीएमसी के गुंडों के जो आरोप लग रहा है वो भी नहीं हो सकते। वो बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं, जिनको हत्या के लिए मैं कह सकता हूँ प्रोफेशनल किलर हैं, जो इस हम्म। तरीके के हथियारों को चलाना जानते हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात हो सकता है ज्यादा बड़बोलापन कोई कह दे, लेकिन मेरा मानना यह है इसमें विदेशी हाथ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के लोग इस्तेमाल किए गए हैं वो किसी ऐसे संगठन के हो सकते हैं जो बाकायदा ट्रेंड हो। और क्यों हो सकता है इस पर आप पूछोगे तो ये भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मेरा अभी इसका जो आंकलन है, इसकी इसकी जांच जो है, जिस तरह की बातें हो रही हैं, पुलिस के साथ साथ एनआईओ को देने की बात भी विचार किया जा रहा है। और मेरा मानना है इस तरह के केस का जो है एनआईओ को देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें सिर्फ टीएमसी के लोग इस तरह की चीज कर पाएंगे। ये हो सकता है कि अगर टीएमसी के जाने से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मकसद अब पूरे नहीं हो सकते, उन्हें ऐसा लग रहा है, उनसे सरकार बहुत ज्यादा सख्त है। जिस तरह पीएम ने भाषण दिया कि घुसपैठियों की लेकर के बात कही, कई और तरह की बात कही, बॉर्डर को पूरी तरीके से फेंसिंग की बात कही, तो वो सारी चीजें बहुत से लोगों के इरादों को पूरा नहीं होने देने वाली बात है। और हो सकता है टीएमसी के समय में जिस तरह की बात, घुसपैठियों की बात तो रही थी, जिस तरह की तस्वीरें हम देखी, हो सकता है उन्हें कुछ ऐसा रास्ता मिलता हो वोट बैंक की पॉलिटिक्स में और इसमें जाकर के कि वो कुछ छोटे छोटे अंदर अंदर खाने मंसूबे तैयार कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं दहशत फैलाने के लिए, कहीं ना कहीं एक संदेश देने के लिए कि बदला कुछ नहीं है। तो ये अभी मामला सिर्फ बिल्कुल। इसमें टीएमसी को दोष दे देना मुझे हम्म। लगता नहीं, ये बड़ा मामला हो सकता है। अभी टीएमसी को दोष देके हो सकता है बड़े खिलाड़ी छूट जाए, तो इसकी जांच बहुत बड़े स्तर पे मेरे हिसाब से होना आवश्यक है। हो सकता है मेरा आंकलन बहुत ज्यादा बड़ा हो, बिल्कुल लेकिन शिवेन मैं जी, ये मानता हूं। ममता को लेकर भी खूब चर्चा है। आपके पास लौटेंगे ममता से संबंधित, हमारे पास ममता बनर्जी से जुड़े कुछ सवाल है। इसी बीच हमारे साथ आलोक जी भी जुड़ गए हैं। आलोक सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस लाइव सेशन में। सर, बंगाल, और एक बार फिर बंगाल की वो तस्वीर बिल्कुल वैसी ही नजर आ रही है जैसी कि टीएमसी के शासन में थी, पिछले 15 सालों में थी। 2021 के चुनाव रिजल्ट के बाद, मतगणना के दिन के बाद हमें नजर आई थी। वहां पर मौतों की संख्या ज्यादा थी, हुड़दंग का मैं कह सकता हूं जो पैमाना था वो और ज्यादा विभत्स था, लेकिन स्थिति हूबहू ऐसी ही नजर आ रही थी। तो जिस बंगाल को बीजेपी चाहिए थी सर, बीजेपी तो मिल गई लेकिन कुछ बदला नहीं। बेशक ये जल्दबाजी होगी, लेकिन सर आपसे समझना चाहेंगे थोड़ा डिटेल में कि आखिर कहाँ कमी रह गई है और इसके पीछे कौन लोग शामिल हो सकते हैं, संभावित लोग कौन हो सकते हैं। क्या कोई पार्टी है, राजनीतिक द्वेष है, या फिर ये बंगाल की तासीर ही कुछ ऐसी है। देखिए वैभव जी, अगर दलों से पूछेंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करेंगे जी। और अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि हरी दोपहरिया में लोकतंत्र की हत्या होती और आम आदमी गाजर मूली की तरह कट रहा है। जी। बताइए वो पीए का क्या दोष है? कोई पीए बहुत बड़ा पद थोड़ी है, वो भी बेचारा एक मकान में कहीं एक दो कमरे का मकान लेके रहता था, उसकी निर्मम हत्या कर दी। हॉस्पिटल जाने से पहले ही मर चुका था। किसी के छाती बिल्कुल। में गोली मारिएगा तो थोड़े बचेगा। वो भी बता रहे हैं आपके रिपोर्टर कि मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे वो, कोई ऐसा नल कटुआ नहीं था जो बिहार में होता है। जी।
तो मैं उनकी बात से एडमिट करता हूं जो अभी वो बोल रहे थे। थोड़ा लेट जुड़ा इसलिए उनका नाम नहीं मुझे स्मरण है, कि वो सही कह रहे थे कि इट कैन बी अ पार्ट ऑफ अ लार्जर कॉन्स्पिरेसी टू डीएस्टेबलाइज डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। और ये बंगाल तो हिंसा का पर्यायवाची बनता जा रहा है। यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल सर। सर सवाल वही है ना, लगातार जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, उनकी शंका ही यही है, सवाल ही यही है कि हमने जिस बदलाव को वोट दिया था, जिस शांति को वोट दिया था, जिस अपने रहन सहन को बेहतर बनाने के लिए वोट दिया था, वो स्थिति बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। अब राजनीतिक द्वेष कह के टीएमसी वालों ने करा दिया, टीएमसी के गुंडे है कह के हम कितना बच सकते हैं, बीजेपी कितना बच सकती है जो ये दावा कर रही थी कि मोदी जब कहते हैं कि नए सूर्य का उदय हो गया 4 तारीख को, तो उसके बाद ये तस्वीर देखी नहीं जाती है। देखिए, बीजेपी को लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं जी। और मैंने जिस दिन ये चुनाव हुआ था, रिजल्ट आए थे अनप्रेसिडेंटेड, आंधी की तरह बीजेपी के फेवर में, चाहे जिन कारणों से आए हों। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि वहां के लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और एक कहावत आप जैसे पढ़े लिखे वरिष्ठ पत्रकार जरूर सुने होंगे, अनईजी लाइज द हेड विच बेयर्स द क्राउन। तो इन चीजों पर खरा उतरना होगा और आयरन फिस्ट से कुछ दिन तक रूल करना होगा। ये लोग बहुत बिगड़ चुका है, बात बात पर मर्डर कर देता है, बात बात पर आगजनी कर देता है, बात बात पर तोड़फोड़ कर देता है जी। तो इट हैज टू बी। अच्छा, एक चीज जान लीजिए, आई एम नॉट कास्टिंग एनी एस्पिरेशंस ऑन एनी कम्युनिटी और एनीबॉडी जी। लेकिन बंगालियों का एक चीज मैंने देखा है, इन ग्रुप दे आर वेरी वायलेंट एंड इन इंडिविजुअलिटी दे आर वेरी डिसिप्लिन। ओके। तो ये जब मॉब इकट्ठा होता है तो ये कुछ खुराफात करने पर आमदा हो जाता है। क्या तरीका है? बिल्कुल। पहले के दौर में 45 हत्याएं हुई पिछले चुनाव में, इस बार हत्या नहीं हुई लेकिन और चीजें तो हुई। के बाद, बिल्कुल चुनाव के बाद उसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई। चुनाव के बाद तो हत्याओं का भी सिलसिला चालू हो गया जी। कहीं टीएमसी एक्यूज हो रही है, कहीं बीजेपी एक्यूज हो रही है। तो ये सिलसिला चलेगा कितने दिन? क्या ये पुश्तैनी वार में कन्वर्ट हो जाएगा? और देख लीजिए, एक चीज आपको बता दूं, मरेगा आम आदमी, चाहे इस दल से हो चाहे उस दल से हो। नेताओं को इतनी कड़ी सुरक्षा रहती है, उनके आगे तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन आम आदमी जो हुले हुले पार्टी है, झंडा लेके जिंदाबाद मुर्दाबाद, वो ही शहीद होगा। चलिए, बिल्कुल आलोक जी, आपसे समझना ये भी चाहेंगे कि लगातार कई वेबसाइट्स हैं, कई ऐसे नेता हैं जो बयानबाजी इस बात को लेकर भी कर रहे हैं कि पीए की हत्या के पीछे असल मायने थे शुवेंदु अधिकारी को कमजोर करना, उनको एक मैसेज देना। और कई लोगों का तो ये भी कहना है, चश्मदीदों का ये कहना है जो संबंधित बताए जा रहे हैं इनके पीए से, कि ये हत्या का प्लान और गोलीबारी का शिकार शुवेंदु अधिकारी को करना था, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं थी, तो पीए को मार के शायद इनको कमजोर बनाने की, कमजोर बताने की कोशिश की गई है। इससे सर कितना सहमत है? क्योंकि शुवेंदु का नाम जब बंगाल में लिया जाता है और अब जब बीजेपी सत्ता के बिल्कुल नजदीक है, लगभग सत्ता हासिल कर ही चुकी है, तो सीएम कैंडिडेट के रूप में भी लगभग उन्हें देखा जा रहा है कि भावी सीएम हो सकते हैं। तो पीए की इस तरह से हत्या कर देना कितना कमजोर करने में कह सकते हैं सफल हो पाए, या फिर कुछ और प्लान इसके पीछे देख पा रहे हैं? देखिए, एक चीज आपको बता दूं जी, कि सही में ये टारगेट तो शुवेंदु अधिकारी को किए हुए थे, गाड़ी भी उन्हीं की थी, लेकिन पकड़ में आ गया ही जी, ये रथ जी, इंद्रकांत रथ या कुछ ऐसे ही नाम।
और ये नाहक मारा गया। ये एक बहुत बड़े साजिश की फूम मुझे आ रही है, लार्जर कॉन्स्पिरेसी का। और जब इसकी सघन जांच होगी जी, सघन, माइंड माय वर्ड्स, सघन निष्पक्ष जांच, तो बहुत सी चीजें बाहर निकल के आई। द रियल कॉज ऑफ दिस क्राइम। और एक चीज जान लीजिए, ये सिलसिला अभी थमेगा नहीं, ये गांव तक भी जाएगा। निर्मम हत्याएं होंगी, गोलीबारी होगी, आगजनी होगी। अभी तो वहां पे एक तरीके से राष्ट्रपति शासन है। जी जी, बिकॉज चीफ मिनिस्टर कोई है नहीं, जबरदस्ती बनी हुई है। कल एक चैनल पर सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो वो कर रही हैं ठीक कर रही हैं, और साथ साथ में ये भी बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आने वाले हैं। तो जब मुझसे रहा नहीं गया मुकुंद जी, जी जी, तो मैंने उनसे पूछा, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं कि अखिलेश जी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जी, और अखिलेश जी आ गए, और योगी जी ने कहा कि हम पद नहीं छोड़ेंगे। तब क्या करोगे? यही रागा लापोगे कि जो है ठीक हो रहा है? हैं? बिल्कुल विडंबना है सर, यही तो हमारे नहीं, राजनेताओं की। जिसको कहते हैं ना, किसी की सिट्टी पिट्टी गुम कर देना, इसके बाद उनकी सिट्टी पिट्टी ही गुम होगी। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा ऐसा ही वहां हो रहा है। इलेक्टेड वो हैं और वो कह रही हम छोड़ेंगे नहीं। तो आजकल लोग फॉर देयर कन्वीनियंस, फॉर देयर बेनिफिट कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। बिल्कुल। सबसे बड़ा हास हुआ है इंडियन पॉलिटी के चरित्र का। जी, नो कैरेक्टर लेफ्ट। जिसको हम लोग बचपन में सुनते थे, वसूल, ये बहुत वसूलवादी आदमी है, वसूल वाला है। अब कोई वसूल वाला नहीं रह गया है। टॉर्च लेके खोजने से भी वसूल वाला आदमी नहीं मिले। बहुत चंद लोग हैं, उंगली पर गिने जा सकते हैं पूरे हिंदुस्तान के 145 एकड़ में, जिनको आप उस श्रेणी में रख सकते हैं। बिल्कुल आलोक जी। शिवन जी भी काफी देर से वेट कर रहे हैं। शिवन सर, आपसे भी यही समझना चाहेंगे जो आलोक जी से मेरा सवाल था कि जिस हिसाब से पीए की हत्या की गई है चंद्रनाथ रथ की, तो इसके पीछे सर मंशा, क्योंकि आप बीजेपी हेडक्वार्टर से ये भी पहुंच रहे हैं, वहां पे कई भाजपा नेताओं से आपने बात करने की कोशिश की, समझा होगा आपने सर, उनके बीच अक्सर लगातार मैं कह सकता हूँ सुबह से लेके अब तक किस तरह का माहौल है? रात में ही जब ये हत्या की खबर आई तो वो लोग क्या समझ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस हत्या को, और इनके पीछे किसका हाथ बताने की कोशिश है और किसको समझ पा रहे हैं वो लोग? मैं आपको बताऊं, ये जो चीज है, जो घटना हुई है, ये बहुत बड़ी घटना है। और इसको दो तरीके से मैं देखता हूँ। पॉलिटिकल नजरिए से भी देखता हूँ, दूसरा कि लोगों की भावनाएं क्या, कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं, किसी चीज के पीछे मकसद क्या होता है। कोई हत्या की गई है, अगर उसका मकसद साफ नहीं होता है, तब फिर आप गलत जगह पर जांच कर रहे हैं। अगर आपको मकसद की तरफ नहीं जा रहे हैं। मेरी जो बीजेपी नेताओं से बात हुई, तो उसमें कुछ जो ऐसे सामान्य नेता थे, अभी कहना चाहिए बहुत वरिष्ठ नेता नहीं थे, उनका कहना था ये टीएमसी करवा रही है। सामान्य सी बात है, कोई भी नेता कह सकता है। लेकिन जो वरिष्ठ नेता थे, वो उनसे बात होती है, संजय सिंह वहां पर हैं, जो यहाँ के मीडिया प्रभारी हैं, वो कहते हैं इसमें कुछ नहीं कहेंगे, ये बहुत बड़ी बात है और इसकी जांच अभी ऊपर तक जाएगी। कई और नेता हैं, कैमरे पे नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये मामला वास्तव में बड़ा है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, दो तरीके, घटना हो क्यों गई, और जो घटनाएं अभी लगातार, जो आगजनी की बात हो रही है, जो कार्यालय पे जो हुड़दंग की बात हो रही है, तमाम चीजें हो रही है, वो क्यों हो रही है? एक्चुअली है क्या, आप सीधी चीज समझिए। तो एक मॉब, जो उन्होंने जैसे बख्शी ने कहा कि भीड़ जो है वो अलग तरह से काम करती है, ठीक है ना, वो सब जगह ही करती है, सिर्फ बंगाल की नहीं, सारे लोग कर, जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो उसको संभालना, उसका उत्साह को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और यहाँ पर क्या था, भीड़ जो थी वो जीत के जश्न थी। अब इसको आप ऐसे करते हैं, जब बाढ़ आती, जब कानून, जब ऐसी चीज की, जो कानून बिल्कुल टूटा हुआ है, जहां पर एक अनियमितता है, गुंडागिर्दी का राज जैसे बताया जा रहा है, उन लोगों को चुपी लगता था, उन लोगों को, जो लोग आज झंडा लेके बीजेपी का जो श्री राम करते डर रहे हैं,
उनके हिसाब से उन्हें जय श्री राम नहीं बोलने दिया जाता था, उनके डराया जाता था, उनके घर में घुस के मारा जाता था। उनके सारी ये चीजें थी, वो डर के जी रहे थे, ऐसा उनका मानना है। सचिवालय की भी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर भी लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, कई पुलिस में भी। तो इस तरह की चीजें जब आ रही हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे कहते हैं बाढ़ के बाद जब बाढ़ घटती है तो वो भी कटान करती है। तो ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये स्वतः होता है, लेकिन एक्चुअली ये भीड़ जब इकट्ठी होती है तो उसको रोकना, और यहीं पर समझती जो केंद्रीय बल थे और जो तमाम दूसरा प्रशासन था, उसने चुनाव कराने के बाद ये समझ लिया कि हमारा काम पूरा हो गया, चुनाव ऐसे हो गया, वो हो गया। लेकिन उसे ये भी देखना चाहिए था कि जो भीड़ बहुत तेजी से दौड़ रही है, हालांकि मुख्यमंत्री नहीं है, तो उसका दिमाग क्या, वो क्या क्या कर सकती है, किस तरह के अप्रत्याशित दंगा भी संभव है, किस तरह के अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं, जो इस माहौल को, जो नई सरकार आई है उसके बाद बदलाव की जो बात हो रही है, उस बदलाव के जो नैरेटिव है, बदलाव का जो संदेश है, उसको चोट पहुंचा सकती हैं। तो ये लगा। अब आते हैं बात हम चंद्रशेखर रथ पर। जी देखिए, मेरा मानना यह है कि मेरी जो बात होती है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के ऊपर हमला करना बहुत बड़ा हमला है। जो उसका साथी, देखिए उसका साथी एक शकील जो अली वहां पर कहते हैं, वो ये कहते हैं, जो उनके चंद्रशेखर रथ के साथी थे, जो कहते हैं कि हमारे समय तो दादा ने फोन तो बुलाया था और कहा था कि आओ चाय पीते हैं, बातें करते हैं, गपशप करते हैं। वो हालांकि बहुत भावुक है, क्योंकि उनके बहुत करीबी मित्र थे, बहुत जो शकील के बहुत करीबी थे चंद्रशेखर रथ। तो वो भावुकता में बहुत सी बात कहते हैं। वो ये कहते हैं निशाना तो शुभेंदु अधिकारी थे, लेकिन मेरा मानना था कि निशाना शुभेंदु अधिकारी थे, उनको छोड़ पाना हो सकता है, लेकिन यहाँ पर निशाना चंद्रशेखर रथी थे। संदेश देना था कि सबसे करीबी को मारा जाए, क्योंकि जो मारा गया है वो गाड़ी से आते हैं, गाड़ी रोकती है, दूसरी गाड़ी बाइक से उसको निशाना बनाते हैं, निशाना बेहद सटीक होता है। तो जो लोग इतना प्लान्ड मर्डर करते हैं, वो इतनी बड़ी चूक नहीं करेंगे कि शुभेंदु अधिकारी की जगह इसको बना दे। यानी कि उनके इरादे में ही ये था, और ये इसलिए था कि शुभेंदु अधिकारी पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी दूसरी विधानसभाओं में भी जा रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी जो थी वो अपनी विधानसभा भवानीपुर में घिर गई थी, और वहां पे चंद्रशेखर रथ की अगर हम बात करें तो वो वहां पर बहुत गहराई से शुभेंदु अधिकारी के, चूंकि उनके पीए भी थे और उनके इलेक्शन एजेंट भी थे, उनका जो गाड़ी जो इस पे रख लगा है वो गाड़ी भी उनकी थी, उस पर इलेक्शन एजेंट का जो है परमिशन भी लगी हुई है। तो इलेक्शन एजेंट एक तरीके से उसकी समान ताकत होती है प्रत्याशी के बराबर। वो हर वो काम कर सकता है जो प्रत्याशी कर सकता है, उसकी जगह परमिशन लेकर उसकी जगह तो सारी चीजें करता है। वो बहुत जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ रहे थे। तो संदेश ये था कि उसके करीबी को मारा गया, और पूरा मामला ये ममता बनर्जी की हार, ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के ऊपर आ जाए कि ममता बनर्जी की हार हुई है और हमने इसलिए मारा है। लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूं, ये तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी की हार, ममता बनर्जी के लोगों पे ये रख दिया जाए, क्या हो जाए नहीं कह सकता, लेकिन ये इस आड़ में कोई बहुत बड़ा मकसद और संदेश देने की कोशिश करी गई है कि कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल की नहीं सुधरेगी, चाहे बीजेपी आ जाए, कोई हो जाए। लेकिन मैं एक बार आपको बता दूं, ये घटना ने जो लापरवाही इन दिनों में हुई है, वो केंद्रीय बलों से भी, उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव कराया, सारी चीजें कराई, प्रशंसनीय है। लेकिन यहाँ पर वो मॉब या भीड़ या दूसरे तमाम उनकी जो कहना चाहिए इंटेलिजेंस फेलियर है, उस तरह की चीजें नहीं देखा, थोड़ी सी लापरवाही में कह सकता हूं हो गया। यहाँ पर ये सारी घटनाएं हुई, उसके बाद भी होता रहा। तो वो जो घटनाएं हुई है वो घटना बहुत बड़ी है, इसको देखना पड़ेगा कि क्या नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करी गई है, किसने करी है। ये लोग देश के लोग थे, देश से बाहर के लोग थे, इनका वास्तव में कहां था, ये देखा जाना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज अभी इसको इस तरीके से, और यही बात मुझे बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो चूंकि सीधे सीधे अभी आरोप नहीं लगा रहे, वो ये तो कह रहे हैं कि हाँ पुरानी बात तो कह रहे हैं, लेकिन ये गले मेरे भी नहीं उतरती है कि ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद, ये ठीक है वो सीट पे लड़ी है, वो दूसरे तरीके की बात करेंगी, लेकिन इस तरीके से हत्या कराने के लिए ये सब करना, ये थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ ये कदम ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है, और इसलिए इसमें कोई और विदेशी हाथ भी संभव है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल तो शिवन जी, हमारे पास शुभेंदु अधिकारी की वो बाइट भी है जब ठीक रात में हत्या की खबर आती है पीए चंद्रनाथ की, और उसके बाद चौतरफा शुभेंदु अधिकारी को भी आक्रामक देखा जाता है, भड़कता हुआ देखा जाता है कि हिसाब होगा, हिसाब बराबर किया जाएगा, और प्री प्लान मर्डर वो एक बड़ा शब्द इस्तेमाल करते हैं जो अपने आप में इशारा करता है कि ये कितना संगीन अपराध हो सकता है। और जिस हिसाब से आप देखेंगे गोलीबारी हुई, शिवेन जी ने भी बताया और आलोक जी ने भी जिस हिसाब से बताया कि कैसे घेर कर चौतरफा फायरिंग की गई और उसके बाद मौत हुई है पीए की। सुन लेते हैं शुभेंदु ने क्या बताया और आगे किस तरह के एक्शन हो सकते हैं।
ही सीरियस, पूरा रात ओटी हुआ है उनका। देखिए, एक गैंग ने लेफ्ट साइड से गोली किया चंद्र को, दूसरा गैंग ने विटनेस खत्म करने के लिए राइट साइड से ड्राइवर का लेफ्ट साइड में किया। कितना प्री प्लान, फुल ब्लडेड मर्डर। वो अभी नाजुक है, लेकिन उनका जो एक गोली हाथ में है वो नहीं निकला, लेकिन जो गोली उनका हार्ट में था सबसे डेंजरस। सीधे तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी कि ये पूरा प्री प्लान मर्डर है। और जैसा कि बोला भी गया कि जो पीए थे ये चंद्रनाथ, वो एक न सिर्फ पर्सनल सेक्रेटरी की तरह काम करते थे, असिस्टेंट की तरह काम करते थे, वो काम करते थे चुनावी रणनीतिकार की तरह भी। शिवेंद्र जी ने बताया कि कैसे वो एजेंट के तौर पर थे, बूथ पर पूरी निगरानी उन्होंने रखी, पूरे चुनाव में उनके साथ थे, प्लान्स बताए और कह सकते हैं आप छोटी सी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते थे। भारतीय वायुसेना एक बड़े पद पर उन्होंने काम किया था, 20 साल वहाँ पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। और इस तरह से फिर वो ऐसे गुंडों का शिकार हुए जो शायद हार से बौखला गए, जो शायद बंगाल के बदलाव से डरते से नजर आए और शायद वो बदलाव नहीं देखना चाहते। आलोक जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने सुना शुभेंदु किस हिसाब से बता रहे हैं, उनका आक्रामक अंदाज, और वो दर्द भी नजर आ रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, प्री प्लान मर्डर किया गया है। नाम नहीं ले रहे, लेकिन इशारा साफ है। आलोक जी। देखिए मुकुंद जी, ये प्री प्लान मर्डर तो था ही, और बड़ी टैक्टफुल मर्डर था। ये कोई नौसिखुआ नहीं कर सकता है। सम एक्सपर्ट क्रिमिनल कैन परफॉर्म सच ड्यूटी जी। और अभी अगर सरकार ने आयरन फिस्ट से वहां रूल नहीं किया तो ये सिलसिला बढ़ता बढ़ता गांव तक भी पहुंच जाएगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं होलोकॉस्ट और हिंदी में कहते हैं खूनी खेल। ये टीएमसी और बीजेपी में चालू हो जाएगा और इसमें निर्दोष लोगों की निर्मम हत्याएं होती चली जाएंगी। ये बहुत अलार्मिंग और अलर्ट सिचुएशन है। द गवर्नमेंट मस्ट, चाहे तो आर्मी उतारे, पैरामिलिट्री फोर्सेस उतारे, सीआरएफ उतारे, बीएसएफ उतारे, लोकल पुलिस उलिस से कोई डराने वाला नहीं, क्योंकि ये लोग का तो शुरू का इतिहास रहा है प्रो गवर्नमेंट काम करना। अब ये लोग निष्पक्ष हो जाएगा। कहावत है ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। इनको डिसिप्लिन होने में भी ठाकुर साहब कुछ टाइम लगेगा जी। बीजेपी के सर सत्ताधीश भी हम कह सकते हैं, अभी शपथ लेना बाकी है और फॉर्मल तरीके से उनके सत्ता का हस्तांतरण भी बाकी है। लेकिन सर बीजेपी का क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है, क्योंकि अब बंगाल की सत्ता तो उन्हें संभालनी है, बंगाल उन्हें संभालना है इस हिंसा को, इस गुंडागर्दी को बचाने के लिए। बीजेपी का नेक्स्ट मूव होगा कि यहाँ पर लोहे का कवच पहन के कुछ दिन तक गवर्न करना होगा। ओके। अरे शांति व्यवस्था होगी। आप खुद सोचिए मुकुंद ठाकुर जी, यहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे। क्या श्रीराम मिल्स के मालिक श्रीराम जावर जाएंगे वहां ये देखने के बाद कि चला वहां पर ही मारपीट हो रहा है, या किसी और मिल के मालिक मोहम्मद कालू जाएंगे वहां पर टेंडरी लगाने? इससे वहां की क्षति नहीं हो रही है। वहां का जो आदमी मर रहा हो तो मर ही रहा है। ये जो मैसेज दे रहा है अक्रॉस द कंट्री कि यहां क्यों बिहार में आज तक बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं लग पाई, मैसेज जो जाता था गलत, डरे कोई जाता नहीं था। अब वही हाल बंगाल का होगा। एक समय बंगाल was not only the राजधानी ऑफ इंडिया but also it was the industrial hub of India. बिल्कुल। आज भी पुराना फैक्ट्री सबको देखिए वहां, पुराना फैक्ट्री सब, रेल का फैक्ट्री,
जूट का फैक्ट्री, पता नहीं सदियों पुरानी है वो फैक्ट्रियां। तो अब तो वो स्थिति है नहीं, वहां पलायन कर गया। आप विश्वास करेंगे, मुझे एक आदमी ने परसों कलकत्ता या कोलकाता जो भी है, जगह का नाम है बदल के लोग संतुष्ट हो जाता है। सुकुन जी को सुकुन जी कर दिए तो सुकुन जी बहुत अच्छे हो गए क्या? लेकिन खैर, अपने दिल में होता है कि नाम बदल लो भाई। तो उसने कहा कि अगर आप किसी पोस्ट कॉलोनी में रहते हैं और अगर आपको अपने मकान का पेंट करवाना है जी, तो जब तक वहां के टीएमसी का जो भी है, जो भी हो, उसका जो भी पोस्ट का नाम हो, उसको जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा, ही विल नॉट अलाउ द लेबर टू कम एंड पेंट योर हाउस। इस स्थिति में पहुंच गया था वहां। ये जो अनप्रेसिडेंटेड पोलिंग हुई है, ये उन लोगों के द्वारा ये इतिहास रचा गया है जो डिबाड थे वोट देने से, जो डर के मारे वोटे नहीं देते थे। जी, उनको ये पैरामिलिट्री फोर्सेस ने और हमारी पार्टी ने कन्विंस कर दिया कि बाहर निकल के आओ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। और उन्होंने आके वोट किया एकाएक। क्या वहां के लोग इतने प्रबुद्ध हो गए? प्रबुद्ध तो पहले ही थे। भद्रजन, ये तो जाने, भद्रजन के नाम से तो जाने ही जाते थे बंगाली बाबू लोग जी। ये जो वोट से वंचित लोग थे, वो वोटिंग में निकल गए, तो अनप्रेसिडेंटेड वोटिंग हो गया। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो, ये जितना सीपीएम में ये पैसा वसूलने वाला सब था, उल्टा सीधा, ये सब बाद में शिफ्ट कर गया टीएमसी में, और यहां भी वो एक्टिविटी सब चालू रखा। ममता जी पर मैं उंगली नहीं उठाता हूं, मजबूत नेता हैं, मेहनती नेता हैं, ईमानदार नेता हैं। रहन सहन एक आम आदमी की तरह है, लेकिन उनके नीचे का जो कंट्रोल था वो उनके हाथ में नहीं था। वहां जितने भी लोग थे, चाहे हिंदू के हो, मुसलमान के हो, नदीस मियाँ हो, न फकरुद्दीन मियाँ हो, कालू खान हो, ये सब वहां पर अपना आतंक फैलाए हुए थे जी। और वही हाल हिंदू लोगों का भी था। चलिए आलोक जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पॉलिटी सुनिए मुकुंद जी, जी, जी। होल पॉलिटी वाज मतलब खराब। कह सकते हैं सर आलोक सर की, मतलब जिस गवर्नमेंट की आपने कह बात नहीं की, सकते हैं, कह नहीं सकते हैं। आज कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप देख रहे हैं जो हो रहा है। ये काम कोई भद्र लोग कर सकता है? बिल्कुल। आप बताइए, हालात सर, डू यू एक्सपेक्ट दिस सच सिचुएशन फ्रॉम जेंटलमैन या हुलिगन्स हैं ये? कभी नहीं सर। लेकिन सर बात वही है ना, जिस बदलाव का बार बार हम जिक्र कर रहे थे, आप जिक्र कर रहे थे, हम लोग उम्मीद भी कर रहे थे, वो फिलहाल अभी तो नजर नहीं आ रहा। इट रिक्वायर्स 6 months, 1 year, 2 year आयरन हैंड रूलिंग। जब तक की मास डिसिप्लिन नहीं हो जाए तब तक नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा। तो 2 साल आप कह रहे हैं लगभग लग जाएंगे डिसिप्लिन में आने में बंगाल को? मैं तो एक संभावना व्यक्त कर रहा हूं, हो सकता है 6 महीना में ठीक हो जाए। क्योंकि एक चीज मैं बता देता हूं जी, डरपोक लोग बहुत है। जान लीजिए, इमरजेंसी में, आप पता नहीं इमरजेंसी में कितने साल के रहे होइएगा, इमरजेंसी जब इम्पोज हुआ था तो ट्रेनें टाइम पे चलने लगी थी, लोग दफ्तर में पहुंचने लगे थे टाइम से जी। ऐसे एक ही कारण था उसका, डर, और कुछ नहीं था। ये हिंदुस्तान के लोग जितना दिलेर है उतना डरपोक भी हैं। तो जहां वहां पर पैरा मिलिट्री फोर्सेज या आर्मी उतरेगा और 2-4 गो का पिछवाड़ा लाल करेगा पब्लिक में, देखिएगा कैसे ठीक हो जाए। चलिए उम्मीद करते हैं आलोक जी, जिस हिंसा को देखते देखते ये बंगाल अभी 15 साल से उभरा था और
उम्मीद कर रहा था कि 2026 में जब उन्होंने प्रचंड जीत दिलाई है बीजेपी को और इस जीत के बाद बंगाल के हालात सुधरेंगे। अभी नहीं सुधर रहे हैं। आलोक जी भरोसा दिला रहे हैं। उम्मीद करते हैं भाजपा भी सत्ता संभालने के साथ जिस डर की बात आलोक जी कर रहे हैं, गुंडों पर, गुंडागर्दी पर और हिंसात्मक तत्वों पर वो डर दिखाई दे, महसूस हो। आलोक जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। शिवेंद्र सर, आखिरी सवाल आपसे लूंगा और ये सवाल महत्वपूर्ण भी है इसलिए क्योंकि बंगाल की राजनीति जिस एक महिला के इर्द गिर्द घूम रही थी अब तक, ममता बनर्जी उनका नाम है और ममता बनर्जी का कहना है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, लोक भवन नहीं जाऊंगी, इस्तीफा नहीं सौंपूंगी, कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि मैं हार ही रही हूं, मुझे जबरदस्ती हराया गया है। क्योंकि आप लगातार सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के संपर्क में रहते हैं, हमारे लिए और वन इंडिया के दर्शकों के लिए कई कानूनन जानकारियां, कानूनी पेचीदगियां आसान भाषा में समझाते हैं। तो सर यहां भी समझना चाहेंगे कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती तो क्या कुछ होगा, बीजेपी सरकार कैसे बनाएगी और बीजेपी के पास क्या क्या विकल्प हैं इस्तीफा ना देने के हाल में। तो मुकुंद, इससे कानूनी पहलू हैं। अगर हम आर्टिकल 164 की बात करें तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं जी। राज्यपाल, चूंकि चुनाव हो चुका है तो चुनाव हो चुकने के बाद भी जो मौजूदा सरकार होती है वो एक तरीके से केयर टेकर सरकार होती है और जिसके पास बहुमत आया है उसे राज्यपाल जो है बुला करके नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। इसके बावजूद की जो पूर्व मुख्यमंत्री है, मतलब अभी तक की निवर्तमान मुख्यमंत्री या केयर टेकर मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो इस्तीफा ना दें। एक बात बहुत से लोग ये करते हैं कि ये भी तो के मन में सवाल होता है क्या जबरदस्ती उनको हटाया जा सकता है या उनसे इस्तीफा लिया, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। जबरदस्ती हटाने का, इस्तीफा लेने का कोई नियम कानूनन नहीं है, ऐसा जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरे रास्ते हैं, दो रास्ते हैं जिसमें एक रास्ता मैंने बताया ये वाला है। एक और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि 7 मई को पश्चिम बंगाल की मौजूदा जो विधानसभा की उसका कार्यकाल वैसे ही समाप्त हो रहा है, मतलब नियमता समाप्त हो रहा है। अगर ये कार्यकाल समाप्त हो जाता और तक चुनाव ना हो पाते तब भी मुख्यमंत्री केयर टेकर ही रह जाते और राष्ट्रपति शासन आगे के लिए वो काम करता। यानी कि दोनों परिस्थितियों में कानूनी रूप से कोई समस्या नहीं है। तीसरा रास्ता है वो बहुत विवादित है लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। धारा 356 के तहत एक तरीके से भंग करी जा सकती है पिछली विधानसभा सीधे वो, जबकि उसका समय भी पहले है। लेकिन चूंकि 7 मई आ गई तो उसकी आवश्यकता नहीं है और राष्ट्रपति शासन सीधे लगाया जा सकता है। उसके बाद नई सरकार जो चुनाव हुआ उसको भी मौका दिया जा सकता है। कई देशों में होता भी भंग कर देते हैं, उसके बाद में जिनके पास बहुमत होता है उन्हें बुला के, वो सब रास्ते हैं। लेकिन यहाँ पर उन रास्तों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो कानूनी जानकारों से मैंने पूछा 7 मई को चूंकि कार्यकाल भी समाप्त हो गया है और चुनाव हो चुका है। ये संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके की दो प्रक्रियाएं सही तरीके से पूरी हो चुकी हैं। विवाद भले ही ममता बनर्जी कर रही हो लेकिन ममता बनर्जी चुनाव के लास्ट के जो अंतिम चरण तक की, जब तक मतगणना हो रही थी तब तक बूथ पर टिकी हुई थी, जब तक वो अपने आप को आगे पा रही थी, जब तक वो आंकड़ों में कई दौर के आंकड़ों में वो आगे थी, तब तक उन्होंने किसी तरह का कोई आरोप अपने कम से कम नहीं लगाया था कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन जैसे ही शुभेंदु अधिकारी जीत की तरफ आके बढ़े उसके बाद उन्होंने तमाम बातें कही। तो वो भी सभी लोग जान रहे हैं कि ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक प्रपंच है और ये भारतीय राजनीति के हिसाब से भी और एक सब राजनीति के हिसाब से भी एक नेता के लिए भी बहुत ही गलत है, उसकी छवि के लिए भी गलत है। लेकिन ममता बनर्जी का अपना स्टाइल है, वो इसको इस तरीके से कर रही है और इंडी गठबंधन भी उनको इस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आम लोग, संविधान, कानून, इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता, उसके पास दूसरे रास्ते हैं। जैसा कि मैंने बताया 7 मई को, यानी कि आज ही है 7 मई, 5 कार्यकाल पूरा हो रहा है। उसके बाद राज्यपाल नई सरकार को, जिसके पास बहुमत है, चुनाव के बाद जिसने बहुमत प्राप्त किया है, उसे निमंत्रण दे सकते हैं और वो सरकार बना सकता है। इसमें कोई भी बाधा नहीं है। मुकुंद, ये बिल्कुल सिंपल और सीधा सा रास्ता है। ये राजनीतिक रूप से बहुत चर्चा का विषय जरूर है। दूसरी बात यह है मुकुंद, अपने कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं जो बहुत ज्यादा हौसला गिर गया होगा, अपनी नेता उनकी अड़ियल रवैया जो है, एक जुझारू छवि, योद्धा की छवि, उसको अंत तक जारी रखने का था ताकि जो भी लोग हैं वो एकजुट रहें, कार्यकर्ता अपना हौसला ना तोड़ें। ये एक बात इसके पीछे हो सकती है। और इसके साथ ये संदेश देने की बात होती है कि चुनाव आयोग ने चुनाव को फेयर तरीके से नहीं कराया। ये संदेश कम से कम उनके कार्यकर्ताओं को विश्वसनीय तरीके से जाए और ये उनका नैरेटिव बना रहे।
बिल्कुल एक आदर्श स्थिति जो होती है शिवेंद्र सर सत्ता के हस्तांतरण की, तो उसकी उम्मीद कम लग रही है। जैसे कि आपने समझाने की कोशिश भी की कि ममता बनर्जी इस्तीफा दे ना दे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और शायद जितना मैं समझ पा रहा हूँ और आपकी बात से समझ आ रहा है, वो इस्तीफा नहीं भी देंगी तो ऐसी कोई आधिकारिक प्रक्रिया भी नहीं होती कि उन्हें इस्तीफा देना ही है। और जी। जबरन लिया भी नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं हटाया जा सकता है, कुछ ऐसा कुछ नहीं करा सकता। सीधी सी प्रक्रिया है, जो बहुमत में आया है उसे सत्ता के लिए आमंत्रित करो, जी। और उसके लिए और सरकार बनाने के लिए राज्यपाल आमंत्रित करेंगे नियमता, वो अपना पत्र देंगे, विधायकों की संख्या देंगे, वो उन्हें सरकार का फॉर्म करने का देंगे। उसके बाद जो भी प्रक्रिया कानूनी होगी, या जो मुख्यमंत्री वो नहीं रही है ऑफिशियली, उसके बाद कोई ऐसा तो है नहीं कोई सिंहासन है उससे कुर्सी पकड़ के बैठ गए वही मुख्यमंत्री है, बहुत प्रैक्टिकल बात नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है कि इस तरीके से सरकार बन जाएगी, और ये उनका जो राजनीतिक शगुफा है वो अपना। बिल्कुल शिवन जी, बहुत शुक्रिया सर आपका ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लोगों के मन में कई सवाल थे, उम्मीद करते हैं उनका जवाब मिल गया होगा। फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि सत्ता बदलने को तैयार है, लेकिन बंगाल के हालात, बंगाल की हिंसा, बंगाल की हत्या, आगजनी और एक नया जो अभी एड ऑन हुआ है वो है बुलडोजर वाली कार्रवाई, उनमें कोई रोकथाम अभी तो नजर नहीं आ रही। और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई, उसके बाद हालात और मुश्किलों भरे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी रोष है और काफी आक्रोश है, वो इसीलिए भरे हैं कि जीत हमारी, सरकार भी लगभग हमारी बनने को अब तैयार है, लेकिन हमारे लोगों को इस तरह से मारा जा रहा है, हत्या की जा रही है, ये कहां तक बर्दाश्त किया जाए। अपडेट आपको देते चले, 207 सीटों पर प्रचंड जीत बीजेपी ने दर्ज की 2026 के विधानसभा चुनाव में। वहीं पर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी 80 से 81 सीटों के बीच सिमटती नजर आई, जो कि एक शर्मनाक हार आप कह सकते हैं 15 सालों की लंबी सत्ता संभालने के बाद ममता बनर्जी के लिए। और इन सब के चलते ही जहां बीजेपी के लोग यानी कि एक बड़ी जीत का जश्न मना रहे थे, वहीं पर टीएमसी के कई कार्यकर्ता भी इस जश्न के रंग में भंग डालने की कोशिश करते हुए पाए गए। 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां, 400 के आसपास वो संख्या भी बताई जा रही है। 5 से 6 मौतें और 1100 लोग ऐसे जिनको संदिग्ध पाते हुए हिरासत में लिया गया है। उसी सब के बीच भी एक हत्या वाला मामला सामने आया, यानी कि हिंसा का दौर अभी नहीं थमता नजर आया है। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी जब कमान संभालती है तो कितनी जल्दी इस पर काबू पाया जाता है। बंगाल के हालात क्या सचमुच सुधरने वाले हैं और कब तक सुधरेंगे, ये वक्त ही बताएगा। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है। बंगाल की राजनीति, सियासी उठापटक पर तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.